गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में और आगे पुरातत्ववेत्ताओं को क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो पेज नंबर 47। मोहनजोदड़ो ने उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घरों में दरवाजा या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साय साय की ध्वनि में हवा की लहर साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। लेखक ने लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जब हवा चलती थी सिंधु घाटी में तो वहां पर ऐसे महसूस होता था बस्तियों के अंदर कि जैसे हम गाड़ी चलाते समय हवा के साए साए के थपेड़े पड़ रहे हो। इतनी तेज हवा का आवागमन था। आगे बताया उन्होंने सोने घरों में हवा की लहर ज्यादा गूंजती है। इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई देता है। यहाँ एक घर से दूसरे घर जाने के लिए आपको किसी घर में वापस नहीं, घरों की व्यवस्था इतनी अच्छी थी। एक घर में आप घुस गए, गली के जितने भी घर है उन्हीं के अंदर से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी दूसरे बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर बस्ती एक बड़ा घर है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। भले ही वह 5,000 साल पुराना घर क्यों न हो। इस हम में कमोबेश हर कोई पाँव आहिस्ता आहिस्ता उठाते एक घर से दूसरे घर बेहद धीमी गति से दाखिल होता, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो, बल्कि किसी अजनबी के घर में अनाधिकार चहलकदमी का अपराध का बोध हो। लेखक कहते हैं कि सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान जब पुरातत्ववेत्ताओं ने उन घरों में कदम रखा तो उन्हें डर लग रहा था। धीरे धीरे एक तो देखना था कि आगे क्या है, दूसरी चीज अजनबियों के घर में, उस घर में पहले कभी नहीं गए थे तो वो भी आभास उन्हें हो रहा था। तो धीरे धीरे दबे दबे पाँव एक घर से दूसरे घर में जा रहे थे। अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की भी खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इधर इस कदर शहर उसकी उंगलियों और घरों को ढूंढा सहेजा गया कि यह एहसास हर वक्त आपके पास रहता है, कल कोई यहाँ बसता था। जगह जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा, मगर घर आपका नहीं है। यहाँ लेखक ने लिखा कि यहाँ कोई रहने नहीं आएगा, लेकिन फिर पुरातत्ववेत्ताओं ने इसकी खोज करना उचित समझा ताकि हम भी समझ सकें, हमारे आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि सिंधु की सभ्यता में मोहनजोदड़ो में कैसे आवासीय व्यवस्था थी, कैसी नालियों की व्यवस्था थी, कैसे जल की व्यवस्था थी, क्या खाते थे वहां लोग, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें उस जमाने में हुआ करती थी। सिर्फ इसलिए वहां पर खुदाई करना उचित समझा। क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई का कार्य क्यों किया गया, क्यों पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई का कार्य किया, तो आपका आंसर ये होगा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन चीजों को जान सके कि वहां पर क्या क्या चीजें हुआ करती थी उस प्राचीन युग में। चाहे मैं मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल आ ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। महज इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंधु गुजरात की दृश्यावली एक सी है, कई चीजें हैं मुझे यहाँ से वहां जोड़ देती, कहते कुछ चीजें ऐसी हैं जो राजस्थान और सिंधु की सभ्यता दोनों एक जैसी हैं, कहीं ना कहीं वहां से मुझे जोड़ देती हैं। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत बाजरे और ज्वार की खेती मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आ गई। यहाँ जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है जहाँ पर पीले पत्थरों से घर बने हुए हैं। खूबसूरती से हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा के तरकार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात ये घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि पहले राजा के दरबार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा घर को अपने छोड़कर चला जाता। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, घर खंडहर हो गए, ढहे नहीं, घरों की दीवारें खंडहरों से उसे थाम लिया जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों और शाम भले लौट आने वाले हों। घरों के दरवाजे भले ही टूट गए हों, लेकिन दीवारें वैसे ही मजबूत खड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों ने घरों को थाम लिया हो कि शाम को जरूर कोई ना कोई लौट कर आएगा। लेकिन
राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, नाली, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर की अभी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए थे। यानी इतनी मजबूत व्यवस्था। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों पर एक विस्तृत प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिले ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंधु में पहली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने ये सतत परंपरा का इजहार किया है। हालांकि कमानी या आने वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, देखा जब मैं छोटा सा था, तभी पहिए वाली गाड़ी का हो गया था आविष्कार। हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। कहते हैं हमारे गांव में भी दुल्हन पहली बार बैलगाड़ी से ही ससुराल आती थी, तब और कोई साधन नहीं था कन्वेंस के लिए। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आने वाले पहिए जुड़ने लगे। तब भी उसमें जीप के उतारू पहिए लगते थे, हवाई जहाज के उतारू पहिए, बाजार में आने वाले ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ है। ऊंट बैलगाड़ी को लेकर के चलता था, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब यहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। लेखक ने कहा अब मुझे नहीं मालूम अब क्या होता है, यहाँ कभी नहीं होता है। अब तो धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुई, नई नई चीजें आई, तो अब तो बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। तो अजायब घर देखते म्यूजियम को जा करके, तो खंडहरों से निकलकर हम उस सबूत इमारत में आ गए। लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता है। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। अजायब घर में आते हैं तो उन्हें लगता है वो छोटा सा है, जैसे कस्बे की कोई इमारत हो। सामान भी ज्यादा नहीं है, अहम चीजें हैं क्या क्या, कराची, लाहौर और दड़ों की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा। मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित है, पहुंची हुई सभ्यता, सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है। काला पड़ गया गेहूं, बहुत सारी चीजें मिली थी, लेकिन थोड़ी सी चीजें अभी आज भी अजायब घरों में स्थित है। क्या कहते हैं कि उस समय खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिली उनका परिचय दिलाने के लिए अभी ये चीजें मुझे एहसास दिलाती हैं। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन आज भी हैं वहां पर, मुहरे हैं, वाद्य यंत्र हैं, चाक पर बने विशाल मृद भांड है, मतलब बजाने वाले बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल के लिए पत्थर है, तांबे का आईना है, मिट्टी की बैलगाड़ी है, दूसरे खिलौने, दो पाटन वाली चक्की है, कंघी, मतलब सब पुरातत्व शास्त्रियों ने म्यूजियम का दौरा किया, वहां पर देखा, निरीक्षण किया, वहां उन्हें ये चीजें मिली। मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार, पत्थर के औजार, अजायब घर में तैनाती अली नवाज अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए, यानी उस समय सोने के गहने भी हुआ करते थे। एक खास बात यहाँ कोई महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं। औजार मिले लेकिन कोई हथियार नहीं। इससे ये गेस किया है इन्होंने क्या, देखिए मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार इस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। जैसे आज हर जगह हर घर में हथियार आपको मिल जाएंगे, वहाँ कोई भी हथियार खुदाई के दौरान नहीं मिले। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं था। अनुशासन था परंतु ताकत के बल पर। कोई मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद ही आ रही हो, कोई बल नहीं था, पुलिस बल नहीं था, सैन्य सत्ता नहीं थी, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। लेकिन वहाँ की व्यवस्था को देखकर ये लगता है कि जरूर कोई सत्ता थी शासन के लिए। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाकर खड़ा करती है वह है प्रचुत्य और दिखावे के तेवर का नदारत होना। यानी कि एक चीज उन्हें दिखाई दी कि जो प्रभुत्व और दिखावे का तेवर वहां पर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया।
कोई भी ईश्वर की मूर्ति वहां पर नहीं मिले। दूसरी जगहों पर राजतंत्र धर्म तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राजप्रसाद मिले हैं, ना कि मंदिर मिले हैं। बड़ी चीज है, क्या क्या चीजें नहीं मिली वहां, कोई मंदिर नहीं मिले हैं और कोई भी हथियार नहीं मिले हैं, न राजाओं माताओं की समाधियां मिली हैं। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं, औजार भी है छोटे छोटे। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे भी सिर पेज की कल्पना नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों के नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में वो छोटी है, छोटी छोटी नावें मिली है। और आज के मुहावरे में हम कह सकते हैं ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति, लघुता में भी महत्ता का अनुभव करने वाली ये संस्कृति जो है सिंधु घाटी की संस्कृति कहलाती है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर नहीं था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता आज की सभ्यता में सबसे बड़ा था, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर नहीं था। उसे साधनों व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, किसी चीज को दिखावा नहीं किया गया। उनकी अनबूझ है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो चुके हैं। उनकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छुपाए हुए हैं। बहुत सारे रहस्य हैं, जो खुदाई बंद हो गई तो वो उसी में छुप गए। सिंधु घाटी के लोगों ने कला और सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां भी थी, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, यानी केश विन्यास यानी कंघियां मिली हैं, आभूषण मिले हैं, सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। यह एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि वहां पर किसी राजा का शासन नहीं था, लोग कुछ ऐसे थे जो राजपोषित थे, जिन्होंने वहां पर उन मकानों को देख करके गेस किया गया, उन वहाँ की बनावटों को देख करके कि जरूर कोई ना कोई तो शासन यहाँ पर था। अजायब घरों में रखी चीजों में कुछ सुइयां मिली हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली थी, जिनमें एक दो लंबी इंच की थी। समझा गया कि बारीक कसीदेकारी के काम में आती होंगे। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उनके बदन पर आकर्षक दाढ़ी वाले नरेश की एक राजा की मूर्ति मिलती है, जो दाढ़ी रखाए हैं। उनके बदन पर जो दुशाला था उसमें गुलकारी यानी कि बहुत कसीदेकारी की गई है। आज छापे वाला कपड़ा अचरज सिंध की आचरज खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत, तांबे के सुइये भी मिले, सूजे, बड़े बड़े सुई का बड़ा रूप जो होता है सुई कहलाता है। जानकार मानते हैं कि इससे शायद दरियां बुनी जाती थी। जो बड़े बड़े सुइये मिले हैं, उन्होंने गेस लगाया कि शायद इससे दरियां बनाई जाती थी। कपड़ा सिलने के लिए छोटी सुई का इस्तेमाल होता है, कढ़ाई करने के लिए शायद सोने की वो छोटी छोटी सुइयां मिली है, जिसमें नरेश के अंग पर जो दुशाला मिला है उसमें कार्य किया गया था। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ, सिर्फ गेस किया गया। वह शायद कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना भी अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। खंडहरों को अब अत्यधिक सालों तक बचाया नहीं जा सकता है, खुदाई बंद की गई है। जितने साक्ष्य अजायब घरों में है, अब हमें इन्हीं को समझ करके उस पुराने प्राचीन समय का आकलन किया जा सकता है। आगे की खुदाई होती तो शायद हमें कुछ और मिलता, लेकिन खुदाई को बंद कर दिया गया है, इसलिए वो वही दफन हो जाएंगे। इमारतें भी धीरे धीरे खत्म हो चुकी होंगी अब। ठीक है,
तो बच्चों हम लोगों ने अतीत में दबे पांव, जैसा कि हमारा टाइटल है, यानी कि इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है वो घटित हो चुका है, वो हमारा इतिहास बन जाता है। अतीत में इतिहास होता है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई का वर्णन अतीत में दबे पांव चैप्टर के माध्यम से ओम थानवी जी ने कितने अच्छे विधि से हमें बताने का प्रयास किया, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद।